आज हम बात करेंगे बच्चों पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट की। हम बात कर रहे थे, आज हम स्पेशली बात करेंगे इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट की। ठीक है, इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट या जिसको हम सिंपल भाषा में लूपिंग भी कहते हैं। तो बच्चों लूपिंग का जो कंसेप्ट है ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, चाहे जावा, सी प्लस प्लस सब में होता है। उसी तरीके से पाइथन के अंदर भी इटरेशन का कंसेप्ट होता है। इटरेशन ऑल्सो मीन्स लूपिंग। देखिए एक चीज आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि लूपिंग की जरूरत या इटरेशन की जरूरत हमको कब पड़ती है। वाई वी नीड दिस इटरेशन, वाई वी नीड लूपिंग। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी पाइथन में प्रोग्राम बनाए वो प्रोग्राम हमारे क्या थे, सिंपल। उसमें एक जो स्टेटमेंट था, एक जो लाइन थी वो एक ही बार एग्जीक्यूट हो रही थी। अगर प्रोग्राम में कभी भी आपको ऐसी नीड होती है कि एक स्टेटमेंट को या मल्टीपल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन हम चाहते हैं, रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट अगर हम चाहते हैं तो दैट सिंपली मीन्स वी नीड लूपिंग। मतलब किसी काम को शॉर्ट में करना, किसी काम को शॉर्ट तरीके से करना ताकि कम कोड में ही हमारा ज़्यादा काम हो जाए। दैट इज द नीड ऑफ लूपिंग। सो व्हाट इज इटरेशन? इटरेशन कंस्ट्रक्ट मीन टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। अब देखिए अगर हम किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या मल्टीपल स्टेटमेंट को जब कई बार एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हम कितनी बार एग्जीक्यूट करवाएं ये हमको जरूर पता होना चाहिए। तो हम कितनी बार एग्जीक्यूट करवाएं, कितनी बार लूप हमारा चले, वो कौन डिसाइड करेगा? वो एक कंडीशन डिसाइड करेगी। तो जब भी हम लूप लगाते हैं तो एक कंडीशन जरूर देते हैं और उस कंडीशन के बेस पर ही जो हमारा इंटरप्रेटर है पाइथन का वो डिसाइड करता है कि कितनी बार ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होना है। बात समझ में आ गई? और जो हम कंडीशन देते हैं तो वो कंडीशन जब तक ट्रू बनी रहती है वो क्या करता है, एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, वापस कंडीशन चेक करेगा, फिर अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, समथिंग लाइक दिस। तो हर लूप हर बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होगी और आपकी स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू बनी रहती है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लूपिंग। So this repetition of statement continues till condition meets true। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीटेशन उनका होता रहेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। As soon as the condition meet false, the iteration stop। इटरेशन सिंपली मीन्स यहाँ पर लूपिंग्स है। पाइथन में बच्चों दो टाइप के लूप हैं, फॉर लूप और एक वाइल लूप। ठीक है, एक बार इसका फ्लो चार्ट अगर बन रहा हो तो इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये इस फ्लो चार्ट से थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे कोई भी प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में क्या करना है, एक कंडीशन आएगी। कंडीशन आएगी तो कंडीशन या तो हमारे पास क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो देखिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वापस जा रहा है। देखिए ये एरो बना हुआ है वापस, मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर एग्जिट नहीं होगा। यही लूपिंग की एक खासियत होती है कि लूपिंग जिस तरीके से बनाई जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वापस ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर से कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू बनी हुई है। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि कंडीशन तो एक ही है, यहाँ पर हम कंडीशन तो एक ही लिखेंगे। अब या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर तो हर बार ही वो ट्रू होगी, वही एक ही कंडीशन ट्रू और फॉल्स कैसे हो सकती है? देखिए तो कंडीशन का जो रिजल्ट है, देखो कंडीशन हम जो लिखते हैं, देखिए कंडीशन लिखने के दो मेथड है। एक हो सकती है स्टैटिक कंडीशन, एक हो सकती है डायनामिक कंडीशन। देखिए स्टैटिक कंडीशन कैसे हुई, जैसे मैं कहता हूँ 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो ये एक तरीके की क्या हुई, स्टैटिक कंडीशन हुई, क्योंकि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 तो इसका रिजल्ट बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। क्या रिजल्ट होगा इसका? फॉल्स, राइट। तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं तो वैल्यू अगर आपने दी है तो वो एक स्टैटिक कंडीशन होगी, उसका रिजल्ट हर बार एक कॉमन ही आएगा, उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, चाहे आप कितनी बार इस कंडीशन को चेक करें ये फॉल्स ही देगा। लेकिन अगर मैं कोई डायनामिक कंडीशन देता हूं, जैसे मैं कहता हूं a ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो अब ये इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? a की वैल्यू के ऊपर। इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? a की वैल्यू के ऊपर। तो अगर a की वैल्यू को मैं बार बार चेंज करूं, अगर a की वैल्यू में 10 रखूंगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर a की वैल्यू को मैं 5 रखूंगा तो फॉल्स आएगा, 15 रखूंगा तो ट्रू आएगा, समथिंग लाइक दिस।
So this is called dynamic condition. We can say it is a dynamic condition because the result of this condition is changes according to the value of the a. So something like this, जो variable के साथ हम जो condition देते हैं, जैसे a greater than equal to b, now this is also a dynamic condition because it is based on the value of a and b, right or not? So हम यहाँ पर जो कंडीशन देते हैं वो एक तरीके की डायनामिक कंडीशन देते हैं और उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करते हुए बार बार हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि लूप हमारा कितनी बार चलेगा, ठीक है। तो जितनी हमारी डिजायर्ड होती है उसके हिसाब से हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन, वन इज फॉर लूप एंड वन इज व्हाइल लूप। दोनों लूप से दोनों काम हो सकते हैं। वैसे अधिकतर जो लूप होता है वो हमारा फॉर लूप यूज होगा, व्हाइल लूप भी हम यूज करते हैं। तो मेनली देखो हम कब कौन सा लूप यूज करते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि अगर लूप एग्जीक्यूट कितनी बार हो रहा है, अगर ये प्री डिफाइंड है, हमको पता है कि भाई लूप हमारा 10 टाइम्स चलेगा, 15 टाइम्स चलेगा, 20 टाइम्स चलेगा, 50 टाइम्स चलेगा, अगर पहले से हमको अगर पता है कि लूप कितनी बार चलेगा, देन वी कैन यूज द फॉर लूप। तो फॉर लूप यूज करने में थोड़ी हमको आसानी रहेगी। तो इफ वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, देन वी शुड यूज द फॉर लूप। लेकिन कभी कभी हमको ये पता नहीं होता है कि लूप कितनी बार चलेगा। हो सकता है यूजर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करे कि लूप कितनी बार चलेगा, या इनफाइनाइट टाइम्स भी हमारा लूप चल सकता है अगर यूजर कुछ इस तरीके की वैल्यू प्रोवाइड करे। सो इन दैट केस वी शुड यूज द व्हाइल लूप। So when we should use the for loop and when we should use the while loop, this must be clear in our mind। दोनों ही लूपिंग कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि जब हमको फिक्स पता है कि इतनी बार लूप चलने वाला है तो for loop यूज करते हैं, तो इस केस में while को यूज नहीं कर सकते, while को भी यूज कर सकते हैं। और मैंने कहा कि जब हमें पता नहीं है तो while को यूज करना है तो for को यूज नहीं कर सकते, for को भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा वी शुड यूज, क्योंकि आसान होता है। अगर हमको पता है कि कितनी बार लूप चलना है तो फॉर लूप से उसका लॉजिक बनाना बहुत आसान है, और जब नहीं पता है तो उसका लॉजिक बनाना फिर व्हाइल से ज़्यादा आसान है। तो हम तो आसानी देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए आसान रहेगी। तो हमको काम करना रहता है तो काम हमारा होना चाहिए आसान रहेगा, जिस लूप से वो आसान रहेगा उस लूप को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखिए लूपिंग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। फॉर रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट को या कई सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हमको कई बार एग्जीक्यूट करवाना है। तो लूप में हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन जब तक ट्रू है जब तक लूप चलेगा, कंडीशन जैसे फॉल्स होगी तो लूप नहीं चलेगा। तो लूप कितनी बार चलना है ये दिमाग में हमारे हमेशा होना चाहिए। तो एक लूप के अंदर क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, तो 4 इसेंशियल पार्ट जो कि लूपिंग के हैं वो क्या क्या है, 4 इसेंशियल पार्ट्स ऑफ लूपिंग। तो देखिए एक लूप हमारा कितनी बार चलना है उसके लिए हम एक स्पेशल वेरिएबल यूज करते हैं। उस वेरिएबल की हेल्प से हम ये डिसाइड करते रहते हैं कि लूप हमारा कितनी बार चल रहा है, और उस स्पेशल वेरिएबल को हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? कंट्रोल वेरिएबल। और उसी कंट्रोल वेरिएबल की हेल्प से हम लूप को बार बार इंक्रीज करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। सो पहला काम क्या होगा कि जो कंट्रोल वेरिएबल आप ले रहे हैं उसको इनिशियलाइज करना, मतलब उसको स्टार्ट करना कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद में उस कंट्रोल वेरिएबल के लिए कंडीशन बनाना, ठीक है। और बॉडी ऑफ द लूप कंस्ट्रक्ट, मतलब बॉडी वो बॉडी होगी जिसको हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है, जिस बॉडी के अंदर सारे स्टेटमेंट होंगे, जिन स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम आपको एग्जीक्यूट करना है। और कंडीशन चेक करने के बाद चूंकि मुझे उस कंडीशन को चेंज भी करना है, डायनामिक भी बनाए, तो वो जो कंट्रोल वेरिएबल होगा उसको या तो आप इंक्रीज करेंगे या फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो 3 चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, उस कंट्रोल वेरिएबल की कंडीशन लिखना, और फिर उस कंट्रोल वेरिएबल को इंक्रीज और डिक्रीज करना, जिससे हमारा एक परफेक्ट लूप काम करेगा। लेकिन ये सब जरूरी नहीं है ये सारे काम किए जाएं, लेकिन अगर करेंगे तो एक परफेक्ट लूप होगा। लेकिन अगर कोई भी काम आपने मिस किया तो लूप तो बन सकता है लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर चांसेस हैं कि वो सही तरीके से काम नहीं करे। ओके, सो यहाँ पर व्हाइल लूप पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर लूप पे चलते हैं, उसके बाद हम व्हाइल लूप की बात करेंगे। तो देखिए फॉर लूप को थोड़ा सा हम समझे, देखिए इस तरीके का कुछ सिंटेक्स फॉर लूप का होता है। फॉर लिखते हैं हम, उसके बाद में वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ये वेरिएबल कौन सा होगा हमारे पास? वही कंट्रोल वेरिएबल होगा।
और इस वेरिएबल की वैल्यू हम क्या क्या देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या एक सीक्वेंस चाहिए। और अगर आपको पाइथन में सीक्वेंस बनाना है, देखो सीक्वेंस किसको कहेंगे, क्या चाहिए मुझे, एक सीक्वेंस चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो मेरा कंट्रोल वेरिएबल हो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उसकी वैल्यूज़ उसको असाइन हो जाए, फिर उन्हीं वैल्यूज़ के लिए वो कंट्रोल वेरिएबल काम करे। तो मुझे एक सीक्वेंस चाहिए, और अगर सीक्वेंस मुझे चाहिए तो पाइथन के अंदर एक स्पेशल फंक्शन होता है, दैट इज रेंज फंक्शन होता है। और ये रेंज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे जाके भी जितने हमारे लिस्ट के कंसेप्ट है, डिक्शनरी के कंसेप्ट है, और 12th में भी आप देखेंगे तो उसमें भी ये रेंज फंक्शन बहुत अच्छे से यूज़ आएगा। तो इसका कंसेप्ट बिल्कुल समझना बहुत ज़रूरी है, और बहुत काम के लिए ये रेंज यूज़ में होता है। सो रेंज से क्या मिलेगा हमको, सीक्वेंस मिलेगा। अच्छा, सीक्वेंस से मेरा क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक तरीके का क्या है, सीक्वेंस। मैं कहता हूँ 2, 4, 6, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस। मतलब जहाँ पर नंबर्स के बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप होल्ड करती है। ये आपने पढ़े होंगे बचपन में, AP, GP, HP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और HP से भी कुछ होता है, ठीक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके के ये प्रोग्रेशन सीरीज जो होती है जिनके अंदर सीक्वेंस बनते हैं, तो इसी सीक्वेंस को अगर आप पाइथन में डेवलप करना है, देन वी कैन यूज द रेंज फंक्शन। अब रेंज किस तरीके से आपको वैल्यूज देता है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो रेंज बहुत काम का फंक्शन है। क्या करेगा, देखो रेंज का जो सिंटेक्स है, लिखेंगे रेंज, और देखिए इसमें 3 वैल्यू आपको देनी होती है। एक वैल्यू देंगे आप स्टार्ट, एक वैल्यू देंगे आप स्टॉप, और एक वैल्यू देंगे आप स्टेप। 3 वैल्यू आपको इसमें से देनी होती है। क्या क्या, ब्रैकेट में 3 वैल्यू देंगे कोमा से सेपरेट करते हुए। स्टार्टिंग वैल्यू कि कहाँ से आपको सीक्वेंस स्टार्ट करना है, स्टॉप वैल्यू कहाँ तक आपको लेके जाना है, और स्टेप वैल्यू कि कितने से उसको आपको इंक्रीज करना है। तो अगर देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो स्टेप वैल्यू है, ये तीनों चीज़ नंबर्स में होंगी। स्टार्ट भी नंबर में होगा, स्टॉप भी नंबर में होगा, स्टेप भी हमारा नंबर में होगा। अगर जो आपकी स्टेप है, ये स्टेप हमारी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। अगर जो स्टेप है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर स्टेप आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो सीक्वेंस जो हमारा बनेगा वो बनेगा स्टार्ट से लेके स्टार्ट टू स्टॉप -1, यहाँ तक ये सीक्वेंस आपको देगा। और अगर स्टेप आपकी क्या है, नेगेटिव है, इफ स्टेप इज नेगेटिव, तो ये जो प्रोग्राम है, मतलब जो सीक्वेंस है, वो आपको मिलेगा स्टार्ट से लेके स्टॉप +1 तक। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर स्टेप हमारी पॉजिटिव है तो स्टार्ट टू स्टॉप -1 तक मुझे वैल्यूज मिलेंगी, और स्टेप मेरी अगर नेगेटिव है तो स्टार्ट से लेके स्टॉप +1 तक मुझे वैल्यूज मिलेगी। अभी एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने अगर लिखा है रेंज 1, 10, 1, ठीक है, तो मुझे क्या सीक्वेंस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है 1, स्टॉप वैल्यू है मेरी 10, और स्टेपिंग वैल्यू मतलब जितनी से आपको इसको इंक्रीज करना है, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। 2 क्यों आया, क्योंकि जो स्टेपिंग वैल्यू थी वो क्या थी, 1, मतलब 1 से इंक्रीज करना है। सो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक ही जाएगा। 9 तक क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि स्टेप अगर पॉजिटिव हुई तो स्टार्ट टू स्टॉप -1 तक ही जाएगा। तो 1 से लेके 9 नंबर ये आपको देगा। 1 to 10 अगर आप लिखेंगे तो 9 तक देगा। अगर 1 to 10 चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 11 जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो 1 to 10 मुझे यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं लिखता हूँ रेंज 1 to 10, 2, तो अब जो स्टेपिंग वैल्यू है वो मैंने क्या दी है, यहाँ पर 2 वैल्यू दी है, तो 1 आएगा सबसे पहले, क्योंकि 1 से स्टार्ट होना है। उसके बाद में क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आना है, लेकिन 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 तो 10 से भी बड़ा हो गया, मतलब 10 - 1 मतलब 9 तक ही वो चलना था। तो 9 के ऊपर अगर कोई भी नंबर आएगा तो वो इसमें नहीं आएगा। एनी डाउट इन दिस। अगर मैं लिखता हूँ रेंज 2, 20, 3, तो 2 से स्टार्ट होगा, 3 की स्टॉपिंग है तो 3 इसमें प्लस करना है, तो 2 के बाद क्या आएगा, 5,
5 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद आएगा 14, 14 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा 20, 20 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 तक वो चलेगा नहीं। सो इस तरीके से रेंज मुझे रिटर्न करता है। तो देखिए इसको आप समझें, ये रेंज फंक्शन के बारे में पूरा इस नोट्स में दिया हुआ है। द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट and increment by 1 by default and end at specific number. The common format of range is start value, stop value और stepping. स्टार्ट वैल्यू उसकी लोअर लिमिट होगी, स्टॉप वैल्यू अपर लिमिट होगी, स्टेपिंग उसकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगी। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो ये पीछे के जो पैरामीटर्स हैं, देखो ये जो 3 वैल्यू जो मैंने बताई स्टार्ट, स्टॉप और स्टेपिंग, इसमें से ये जो स्टार्ट है और स्टॉप है, स्टार्ट है और स्टेप है, सॉरी स्टार्ट और स्टेप दोनों ऑप्शनल है। ये क्या है ऑप्शनल भी है। क्या क्या ऑप्शनल है इसमें, स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यूज आर ऑप्शनल, मतलब यूजर इनको प्रोवाइड कर भी सकता है, प्रोवाइड नहीं भी करेगा। अगर प्रोवाइड करेगा तो जैसा मैंने बताया वैसा ही होगा, लेकिन अगर प्रोवाइड नहीं करेगा तो इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सिस्टम लेता है। और इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है, स्टार्ट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 0 और स्टेप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 1। मतलब अगर यूज़र ये नहीं बताएगा कि कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी तो सिस्टम अपने आप 0 से स्टार्ट कर देगा। यूज़र ये नहीं बताएगा कि कितनी स्टेपिंग वैल्यू है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टेपिंग वैल्यू वो ले लेगा। तो मतलब अगर मैं लिखता हूँ रेंज, तो अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड की है, तो ये किसकी वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट, स्टॉप की वैल्यू होगी। स्टार्ट की वैल्यू भी नहीं होगी और एंड की वैल्यू भी नहीं होगी। किसकी वैल्यू होगी, स्टॉप की वैल्यू होगी। तो कहाँ से वैल्यू स्टार्ट करेगा, ये 0, और कहाँ तक जाएगा, और एक एक की स्टेपिंग करते हुए कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा। अगर आप कोई 2 वैल्यू देंगे, जैसे आपने दिया 5, 10, तो ये अब इसका मतलब ये क्या है कि फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू दे दी, मतलब इसको ये समझेगा कि आपने स्टार्टिंग वैल्यू दी है और ये एंड वैल्यू दी है। स्टेपिंग वैल्यू नहीं दी तो उसको क्या समझेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 समझेगा। मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 5 से स्टार्ट होगी 6, 7, 8, 9 तक। तो यहाँ पर देखिए इसने भी कुछ एग्जाम्पल दिए। रेंज 5 अगर आप लिखेंगे तो सिंपल वी गेट द सीक्वेंस 0 to 4, 2,5 अगर लिखेंगे तो 2, 3, 4, देखिए 1, 10, 2, सो 2 के इंक्रीमेंट के साथ 1, 3, 5, 7, 9। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने ये आपको नहीं बताया कि जहां पर स्टेपिंग की वैल्यू आप नेगेटिव देंगे, तो देखिए स्टेपिंग की वैल्यू अगर आप नेगेटिव देंगे तो मैंने बताया कि स्टेपिंग अगर आपकी नेगेटिव रही तो स्टार्ट टू स्टॉप +1 चलना है, स्टार्ट टू स्टॉप +1 करना है। और एक चीज आप ध्यान देना कि अगर आप स्टेपिंग की वैल्यू नेगेटिव देते हो तो नेगेटिव देने का मतलब ये है कि आप रिवर्स सीक्वेंस चाहते हो, सीक्वेंस उल्टा चाहते हो। जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक नंबर चाहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो स्टेपिंग पॉजिटिव चाहिए क्योंकि हमको वो वैल्यू इंक्रीज करना है। अगर उल्टे नंबर चाहिए 10, 9, 8, 7 समथिंग लाइक दिस, तो रिवर्स में चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमको जो स्टेपिंग है वो नेगेटिव करना है। तो जब हम रिवर्स में स्टेपिंग को नेगेटिव करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, जैसे मान लो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, और जो स्टॉप वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। स्टॉप वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और जो इसकी स्टेपिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 होगी। क्योंकि -1 मतलब क्योंकि हर जो अल्टरनेट नंबर है, हर जो नंबर आ रहा है वो एक -1 आ रहा है। तो इसमें मैं लिखूंगा रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक मुझे लेके जाना है, 1 तक लेके जाना है, और हर नंबर के साथ मुझे -1 करना है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम और है कि अगर स्टेपिंग -1 लिखी तो स्टॉप वैल्यू जो होती है उससे +1 तक चलता है, वो उस वैल्यू तक नहीं चलता। जैसे यहाँ पर जो एंड वैल्यू थी 10, तो 10 तक नहीं चलता था, उससे -1 तक चलता था, 9 तक चलता था। लेकिन अगर स्टेपिंग -1 की है तो इस वैल्यू तक नहीं चलेगा, इससे +1 तक चलेगा, मतलब 2 तक ही चलेगा। बात समझ में आई? तो अगर आपको 1 तक चलाना है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो 10,0 -1 अगर हम लिखेंगे तो हमको ये सीक्वेंस मिलेगा। तो अगर मैं लिखता हूँ कुछ ऐसा 10,5, -1, तो जो सीक्वेंस मुझे मिलेगा 10 से स्टार्ट होगा सीक्वेंस,
फिर आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर 7, फिर 6। अगर मैं करता हूँ इसमें रेंज, आप थोड़ा ध्यान देना, 20, -1, -2, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 20 से माइनस होगा, -2 चलना है, मतलब रिवर्स में चलेगा, मतलब फिर 18 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 1 नहीं आएगा, तो 2 तक उसको चलना ही है। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। अब देखिए अगर आप करते हैं रेंज 5, 0, -1, तो 5 से चालू होगा, 0 + 1 मतलब 5 से चालू होगा, 1 तक जाएगा, रिवर्स में जाएगा क्योंकि -1 लिखा है, मतलब 5, 4, 3, 2, 1। अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं 0, -5, तो देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 0, -5, इसमें फोकस करो, क्या होगा? जब मैं लिख रहा हूँ 0, -5, तो चूंकि इसमें स्टेपिंग वैल्यू नहीं दी है, तो स्टेपिंग वैल्यू कितनी मानी जाएगी? इसकी 1 मानी जाएगी, क्योंकि स्टेपिंग की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है? 1। तो 0 से चालू होते हुए आगे बढ़ना है उसको। कहाँ पे बढ़ना है? 1 पे बढ़ना है। लेकिन 1 पे बढ़ना है, लेकिन कहाँ तक चलना है उसको? -1, -5, -1, मतलब -6 तक चलना है। तो जो -6 है वो क्या है? 1 से छोटा है, तो इसलिए ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या आएगी? हमारी ब्लैंक लिस्ट आएगी, क्योंकि डिफॉल्ट स्टेपिंग क्या होगी? 1। तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट नंबर है, जैसे 0 के बाद वो नेक्स्ट नंबर पे जाने वाला है, तो वो जो नंबर होना चाहिए वो इससे कम होना चाहिए, स्टॉपिंग वैल्यू से वो कम होना चाहिए, तभी जाके वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर ध्यान दो, 0 से चलना है, -5 तक चलना है, लेकिन -5 तक नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेपिंग -1 है, मतलब -5 + 1। यही कहा है आपको, स्टेपिंग अगर नेगेटिव है तो स्टॉप +1 तक वो चलता है, तो स्टॉप +1 मतलब -5 + 1 मतलब -4। तो 0 से लेके -4 तक ये चलेगा। ये देखिए 0, फिर -1, फिर -2, -3, -4, रिवर्स में वो चल रहा है। यहाँ पर देखिए -5 से चालू होगा, 1 तक, सॉरी 0 तक जाएगा, स्टेपिंग वैल्यू है 1, स्टेपिंग वैल्यू 1 है, तो 0 तक नहीं जाएगा, 0 -1 तक जाएगा, 0 -1 मतलब -1, मतलब -5 से -1 तक ये जाएगा। -5, 1, तो स्टेपिंग वैल्यू है 1, तो स्टॉप -1 तक ये जाएगा, मतलब 1 - 1 मतलब 0, मतलब -5 से 0 तक ये जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है और बहुत यूजफुल लॉजिक ये है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे और फॉर लूप के अंदर इस रेंज फंक्शन को यूज करेंगे। जितने आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें और इसको एक बार और समझें।